एक तो वही डेफिनेशन है आर्हेनियस एसिड, ब्राउनस्टेन क्लोरी एसिड एंड लेविस एसिड, और डेफिनेशन बताने की जरूरत तो है नहीं। बाकी हम किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखना हो हमें, जैसे मान लो कि एक एसिड है CH3COOH, एसिड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है CH3COO- एंड H+ के साथ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट होने का जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इसी को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं, या फिर Ka ऑफ एसिड। और Ka ऑफ एसिड CH3COO- है, तो हम पढ़ चुके ना यानी कि इक्विलिब्रियम में, इनटू H+ डिवाइडेड बाय CH3COOH है। इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड जाना है, K जितना हाई होगा उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड is given by Ka value। Ka value अगर हाई है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, Ka value लो है तो वीक एसिड है। ऐसे ही एक टर्म होता है pKa, pK होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड pK वैल्यू क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। जैसे CH3COOH के बदले अगर हम कोई एसिड Ha ले ले, Ha टूटेगा A- में एंड H+ में। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड Ka वैल्यू हाई होना चाहिए, pK वैल्यू लो होना चाहिए। और ये हाई और लो कब होगा? A- का स्टेबिलिटी अब तो में भी कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of conjugate base। जैसे एक है एसिड मान लो CH4, दूसरा एसिड है अमोनिया, तीसरा है वाटर और चौथा है HF। इस केस में H+ निकालोगे तो CH3- NH2- OH- and F-।
स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो तुम अच्छे से जान चुके हो। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ तो स्टेबिलिटी इसी ऑर्डर में है, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ भी ऐसे होगा। देखो पी के वैल्यू वैसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं पी के वैल्यू। ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, 50 पी के वैल्यू है, 35 है इसका, वाटर का 16 होता है और HF का 3 होता है। दूसरा देखते हैं, HF, HCl, HBr, HI सबका कंजुगेट बेस देखेंगे। स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे क्या होगा, एसिडिक का स्ट्रेंथ भी ऐसा ही होगा। पीके वैल्यू तुम्हें फिर से याद नहीं करना है, हम लिख दे रहे हैं 3 होता है, -7 होता है, -9 होता है, -10 होता है। ध्यान रखना, पी के वैल्यू निगेटिव होने लग जाए इसका मतलब के वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा और एसिडिक का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये तीनों ही HCl, HBr, HI ये सब कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HF कैसा है, तीसरा, अगर CH3 हो, CH2 हो, C ट्रिपल बॉन्ड C हो, कंजुगेट बेस बनाओगे CH3 CH2 माइनस, CH2 CH माइनस एंड HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो तुम जानते हो ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ भी ऐसा होगा। ये हो गया तुम्हारा एसिड। और पी के वैल्यू तुमको फिर से याद नहीं करना है, फिर भी हम लिख देते हैं, ये 50 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 25 हो जाता है। ध्यान रखना, पी के वैल्यू अगर 1 से बदल रहा है तो एसिडिक का स्ट्रेंथ 10 गुना का अंतर हो जाता है। लॉग टेबल पे है ना, पी के वैल्यू 2 से चेंज हुआ तो 100 गुना हो गया, 3 का हुआ तो 1000 गुना हो गया। ये सब केमिस्ट्री में 1000 गुना और लाख गुना और करोड़ गुना में कोई अंतर नहीं होता है, नहीं तुरंत हो जाता है। लाख गुना करोड़ गुना तुरंत हो जाता है। जैसे एक के पास है 1 रुपया, दूसरे के पास हो जाएगा पता नहीं 1 आध मोल रुपया, ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास है ROH एंड H2O, ROH में कंजुगेट बेस बनाएंगे तो RO माइनस बनेगा और H2O में कंजुगेट बेस बनाएंगे तो O माइनस बनेगा। H का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, R का इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आई होगा। तो प्लस आई तो स्टेबिलिटी को घटाएगा ना,
नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी अगर ऐसा है तो एसिडिक का स्ट्रेंथ कैसा होगा, H2O इज मोर एसिडिक। इसका पी का वैल्यू 18 होता है और H2O का 16 होता है। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास ROH हो एंड RCOOH हो, RO माइनस बनेगा, RC डबल बॉन्ड O के बाद O माइनस बनेगा, कॉमन यहाँ पे O माइनस है, बाकी इस R का जो इफेक्ट है वो प्लस I है, और इस ग्रुप का इफेक्ट, दो इफेक्ट है, एक तो रेजोनेंस होने लग जाएगा इसके बीच में, और दूसरा इसका माइनस आई इफेक्ट भी है, तो माइनस आई भी हो गया और माइनस एम भी हो गया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर ऐसा है तो एसिडिक का स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर कैसा हो जाएगा, और इसका पी के वैल्यू जहां 18 है वहां इसका पी के वैल्यू 5 होता है। देख लो कितना गुना का अंतर है, 13 गुना, 10 टू द पावर 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास ROH है, PHOH है और RCOOH है, ROH के केस में RO माइनस बनता है जो प्लस आई इफेक्ट से डीस्टेबलाइज हो रहा है। PHO माइनस में क्या होगा, PHO माइनस में बेंजीन रिंग में रेजोनेंस भी जा रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है तो बेंजीन माइनस एम का काम करेगा और ये माइनस आई भी होता है। लेकिन यही अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइनस आई भी है और माइनस एम भी है। माइनस आई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और माइनस एम भी स्ट्रॉन्ग है। क्या होगा, दूसरा एक और फैक्टर है इसके केस में, इसके केस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था, याद है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो स्टेबिलिटी यहाँ तो बहुत ज्यादा है, इस टाइप से है, एसिडिक का स्ट्रेंथ भी ऐसा है। इसके लिए पी के वैल्यू 18 है, इसके लिए पी के वैल्यू 10 होता है और इसके लिए पी के वैल्यू 5 होता है। RCOOH, RSO3H, सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, RCO माइनस, यहाँ बनेगा RSO3 माइनस, यहाँ भी माइनस एम है, माइनस आई है, माइनस एम है, माइनस आई है, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, एसिडिक का स्ट्रेंथ भी ऐसा ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि RSO3H स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है। RCOOH वीक एसिड कैटेगरी में आता है।
अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। अब तो हम डायरेक्ट समझ चुके हैं ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है, ये डीस्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को, और डीस्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कराएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखो H और CH3 का अंतर है, बाकी COH तो कॉमन ही है, तो ये प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से अगर CH3 COH है, C2H5 COH है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा हो जाएगा। CH3 COOH में अगर हम एक H को हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, पक्का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर और क्या होगा, मान लो कि हमने 2 क्लोरीन लगा दिया, और भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने CH3 COOH में CH2 क्लोरीन लगा दिया और CH2 के साथ फ्लोरीन लगा दिया तो और बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमने अगर CH3 CH2 COOH में CH3 CH, एक बार यहाँ पे हम क्लोरीन लगा रहे हैं और एक बार हम यहाँ पे क्लोरीन लगा रहे हैं, पता ना इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, नजदीक से खींच रहा है दूर से खींच रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है HCOOH एंड PHCOOH के बीच में। इस H का कोई इफेक्ट नहीं है, इस pH का 2 इफेक्ट है, माइनस आई तो है। अब प्लस एम की माइनस एम देखना पड़ेगा। देखो जरा, ये बेंजीन रिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH के साथ जुड़ा हुआ है, तो रेजोनेंस होगा तो कैसा होगा, ऐसे होगा ना, होगा कि नहीं। इस बेंजीन रिंग का इफेक्ट प्लस एम है, तो माइनस आई एन प्लस एम। हम जानते हैं कि प्लस एम इफेक्ट माइनस एम से सभी ग्रुप के लिए मजबूत होता है, खाली हैलोजेंस को छोड़ के। कुल मिला के ये जो ग्रुप हुआ वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से क्या हो गया होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया होगा। इस एक रिजल्ट है, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन benzoic acid। Acidic strength of
बेंजोइक एसिड। जैसे है बेंजोइक एसिड, और अब बेंजोइक एसिड में हम लगा दें NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का इफेक्ट है -I -M। इसका -M इफेक्ट ऑर्थो पे पहुंचेगा एंड पैरा पे पहुंचेगा विद रिस्पेक्ट टू NO2, और ये पैरा पे है ना COH, इसको स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट हो गया इसका, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है तो एसिडिक का स्ट्रेंथ ऐसा होगा। तुम बताओ COH में अगर हम लगा दें यहाँ पे OMe, तो इस OMe का क्या इफेक्ट है? -I तो है लेकिन, और ऐसे केस में देखना होता है कि दोनों में मजबूत कौन है। वैसे भी -I जहां पे लग रहा है वो इस ग्रुप से 1 2 3 चौथे कार्बन के बाद तो ऐसे ही कमजोर हो गया, तो +M ही इसका काम होगा, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ कहाँ करेगा? ऑर्थो पे करेगा एंड पैरा पे करेगा। पैरा पे ही तो COH लगा हुआ है, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ ऐसा हो गया। समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या इस OMe का -I है? इसका -M तो है लेकिन कहां पहुंचेगा? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। +M इफेक्ट, +M इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एट मेटा पोजीशन। और जब मेटा पे एप्लीकेबल नहीं था वाली -I का ही काम हो गया, +M का काम नहीं रह गया, तो -I तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया ना। ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इसी तरह से यहाँ पे लगा हुआ है NO2, और यहाँ लगा हुआ है NO2। सेकेंड वाला का -I है और -M भी एप्लीकेबल है क्योंकि इसके हिसाब से ऑर्थो एंड पैरा, और यहाँ इसका केवल क्या एप्लीकेबल है? -I तो है, -M एप्लीकेबल ही नहीं है इस पोजीशन पे जहाँ पे COH लगा हुआ है। समझ गए क्या? तो क्या होगा? इंडक्टिव तो ऐसे ही बहुत कमजोर होता है, मेसोमेरिक बहुत मजबूत होता है, तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा हो जाएगा।
तो इसमें देखो ये तो कुछ भी नहीं है, देखो सब में डिफरेंस कहाँ है, यही है ना, इसका है, इसका है, इसका है, यहाँ तो H लगा हुआ है नीचे, या तो कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, सब कॉमन है तो एक ही जैसा हो रहा होगा। इस CH3 का क्या इफेक्ट आएगा, और प्लस हाइपर कंजुगेशन भी, हाइपर कंजुगेशन नहीं पता है, OMe के लिए -I प्लस M, लेकिन प्लस M बहुत बहुत मजबूत होता है -I से, तो ओवरऑल हम प्लस M को ही खाली सोचेंगे। NO2 में -I -M भी बहुत मजबूत है, तो जनरली हम माइनस, तो ये बेसिकली ये हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये तो कुछ है ही नहीं, तो विथड्रॉइंग वाला तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, तो D तो हो गया, D के बाद है A। अब देखना है B और C में, तो B और C में ज्यादा रिलीजिंग कौन है, C वाला है, तो ऐसे उल्टा हो जाएगा B एंड C। यहाँ पे COH CH3 COH CH3 इंडक्टिव इफेक्ट में तो नजदीक आ गया, यहाँ प्लस I भी है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, प्लस हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, समझ गए क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे है, और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट वैसे भी बहुत दूर जा चुका है, तो बेसिकली क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया और लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया, तो एसिड का स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम अगला वाला पढ़ने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा हो COH और दूसरा है COH, इस ग्रुप का इफेक्ट तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, और एक और भी है SIR इफेक्ट। SIR होने से देखो यहाँ पे इस बेंजीन का प्लस M तो इसको मिल रहा है, लेकिन इसको घूम जाने के चलते बेंजीन का जो प्लस M मिलता था बंद हो गया, बेंजीन का प्लस M बंद हो गया, तो बेंजीन का इस पूरे बेंजीन रिंग का देखोगे इसका प्लस M बंद हो चुका है और -I चालू है, यहाँ पे प्लस M भी चालू है और -I भी है, और हम जानते हैं कि प्लस M इज स्ट्रॉन्गर देन -I, तो भले ही CH3 का इफेक्ट था लेकिन ये रेजोनेंस बंद हो गया इसके बीच में, तो बेंजीन से जो इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा था इसमें मिलना बंद हो गया। एसिडिक का स्ट्रेंथ ऐसा होता है, एक रूल है ऑर्थो इफेक्ट, acidic strength of ortho substituted benzoic acid is greater than benzoic acid due to steric inhibition of resonance. एक और SIR इफेक्ट का हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे तुम्हारे पास
COOH है और NO2 लगा हुआ है। दूसरी बात, तुमने इधर लगाया NO2 और यहां लगा दिया मिथाइल और यहां भी लगा दिया मिथाइल। तुमको सब कुछ कॉमन दिख रहा है, खाली मिथाइल यहाँ पे एक्स्ट्रा है और मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट होता है +I और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। तुम तो ऐसे भी कहोगे तो यही आंसर लिखोगे ना, यही एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन एक्चुअली यहाँ से क्या क्या रीजन है, देखो यहाँ पे NO2 तो कॉमन था, NO2 कॉमन है, यहाँ पे +I इफेक्ट ऑफ मिथाइल, एक बात। दूसरी बात ये भी हो रहा होगा क्या, यहाँ पे ये जो NO2 का इफेक्ट है वो -I है और -M भी है, यहाँ भी -I ऑफ NO2 -M ऑफ NO2 यहाँ पे नहीं होगा, यही तो हम समझाना चाह रहे थे। क्योंकि बीच में जो है NO2 है, NO2 जो है वो प्लेनर होता है और यहाँ पे 2 मिथाइल आने के चलते पता है क्या हुआ होगा, ये घूम गया होगा और घूमने से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ -M बंद और यहाँ -M बंद और यहाँ -M चालू है, तो बेसिकली ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ ऐसा हो जाता है। समझ गए क्या? अरे हाँ, सेम सिचुएशन फिनॉल के साथ होता। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल यहाँ पे होता OH और यहाँ पे होता OH के साथ मिथाइल लगा हुआ होता। इस मिथाइल का इफेक्ट है +I, बहुत बढ़िया, +HC हाई कोर्ट है ना, ये भी बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे भी SIR इफेक्ट है? जब SIR इफेक्ट नहीं है तो अभी भी OH रेजोनेंस में था, अभी भी OH रेजोनेंस में होगा, यानी अब कुल मिला के क्या हो गया, ये ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, तो ऐसा होगा। लेकिन यही रहता COOH तो बढ़ जाता, COOH में प्लेनर होने की वजह से SIR इफेक्ट हो जाता है और SIR इफेक्ट अगर हो गया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे SIR इफेक्ट एप्लीकेबल है। समझ गए? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे मान लो कि फिनॉल है तुम्हारे पास और यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप, और फिनॉल है तुम्हारे पास और यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप। इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है? -I, बहुत बढ़िया, -M, बहुत बढ़िया, -I, बहुत बढ़िया, -M, बहुत बढ़िया। लेकिन SIR इफेक्ट न यहाँ पे है न वहां पे है, SIR इफेक्ट न यहाँ पे है न वहां पे है। कहाँ पे? अच्छा, इस केस में SIR इफेक्ट, ठीक है, NO2 का होगा लेकिन OH का नहीं होगा, है ना।
ठीक है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि इससे यहाँ पे जो माइनस एम इफेक्ट है पुअर हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, बेसिकली घूम जाएगा। तो लेकिन ठीक है, दोनों तरफ OH रहता तो 100% घूम जाता, एक तरफ OH है थोड़ा कम घूमेगा, ठीक है ना। माइनस एम इफेक्ट में इसका NO2 का थोड़ा कमजोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज होता है, इस NO2 के ऑक्सीजन के साथ OH का H इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रहा है तो इस H का निकलना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल हो जाएगा। एक तो इस NO2 को आने के चलते माइनस एम कमजोर था तो ऐसे ही एसिडिक का स्ट्रेंथ घट रहा था, और दूसरा है निकलने वाला H और नहीं निकल पा रहा है तो एसिडिक का स्ट्रेंथ ऐसा हो जाता है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जो निकलने वाला वो ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप हो जाने से एसिडिक का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। जैसे एक एसिड होता है C डबल बॉन्ड C, COOH, COOH H, ये है सीस फॉर्म, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म COOH। दोनों एक ही जैसा कंपाउंड है। अब अगर तुम इसमें H प्लस निकालते हो तो इसका जो कंजुगेट बेस बनता है वो C डबल बॉन्ड C H H C डबल बॉन्ड O माइनस बनता है, और इधर वाला जो C है ये है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H। क्या H जुड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और इसमें से जब H प्लस निकालोगे तो ये C डबल बॉन्ड C, इधर वाला जो है COO माइनस, इधर वाले से क्या कभी जुड़ पाएगा? देख रहे हो कितना दूर हो चुका है। लेकिन जब हम इसका दूसरा निकाल, जैसे डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड के लिए Ka1 और Ka2 होता है, अगर दूसरा निकालने लग जाओगे तो क्या होगा? ठीक है, पहला ही हम निकालते हैं ना, तो Ka है, Ka1 है, और इसका Ka-1 है, सॉरी Ka-1 है। तो बेसिकली तुम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखना चाहोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, पहला है ये और दूसरा है ये। देख रहे हो पहला वाला में क्या एक फैक्टर आ गया, पहला वाला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज, जो कि दूसरे में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गया? स्टेबिलिटी 1 का ज्यादा है, तो कंजुगेट बेस अगर 1 का ज्यादा अच्छा है 2 से, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा? Ka1 और Ka-1 में देखोगे तो Ka1 ज्यादा होगा। लेकिन जब आप दूसरा निकालने लग जाओगे तो Ka2 होगा, और यहां से जब दूसरा निकालोगे तो Ka2 डैश होगा। अब यहां से निकालोगे तो जो ट्रैप्ड हाइड्रोजन है उसको निकलना है, ट्रैप्ड हाइड्रोजन को निकलने में इस बार परेशानी होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड खराब हो रहा है, और अभी भी बन गया CO माइनस CH डबल बॉन्ड C, इधर भी हो जाएगा COO माइनस। अब तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अब जब निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट भी नहीं रहा है, हाइड्रोजन ट्रैप भी नहीं था, तो इस बार इसको निकलना आसान हो जाएगा, और कहते हैं कि Ka2 का वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा Ka2 डैश से। समझ में आया?